अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले। बीएससी मैकेनिक्स किताब है क्यू के गौरी साहब की और चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। इसमें हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस मेन टॉपिक के अंदर। एक होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड, उसके बाद हम दूसरे में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ लैमिना, और तीसरी में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड। ये तीनों का जो रिजल्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हम बहुत से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे उसमें इनकी बहुत एप्लीकेशन होगी। हर एक को जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होगी और बॉडी जो है वो कोई थिन होगी, कोई 2 डायमेंशन होगी, कोई 3 डायमेंशन होगी, कोई सॉलिड फॉर्म में होगी, तो हर एक के लिए सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का एक डिफरेंट तरीका होगा। इसलिए इन 3 जो टॉपिक्स हैं इनको अपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये इस चैप्टर की एक लिहाज से बेस बनने जा रही है। आज की क्लास में हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो फाइंड करते हैं हम इस फार्मूले से, MI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, और इसको हमने x बार यानी सेंटर ऑफ मास से डिनोट किया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड है या कोई भी बॉडी है, उसके यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है 3 kg का, यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है 2 kg का, और यहाँ पे एक बड़ा वेट लगा हुआ है 5 kg का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो वेट मौजूद है, इस इलाके में वेट मौजूद है, यहाँ पे मौजूद, यहाँ मौजूद, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी मास उस तरह मौजूद नहीं था। इसका मतलब क्या था कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मास की डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं थी। आज के केस में हम पढ़ेंगे कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगी। मसलन एक हमारे पास ये इस तरह का एक रॉड होगा, इसमें मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहाँ अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा, ठीक है, तो अगर ये सारे बराबर हैं तो जो मास यहाँ पे इसका होगा वही मास इन बाकी सारे एलिमेंट्स का भी होगा, बाकी सारे टुकड़ों का भी होगा। ये नहीं है जैसे यहाँ पे तो मास 5 kg था, यहाँ पे 3 kg था, यहाँ पे तो सिरे से था ही नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टार्ट से लेके अगर इसकी लेंथ L है, इस पूरे रॉड के अंदर मास की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होगी। ऐसी सूरत में यानी कि मैटर जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको कहेंगे कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है। तो ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का अपना एक तरीकाकार है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले आज हम रॉड डिस्कस करेंगे, एक थिन रॉड को, फिर एक लैमिना को, और फिर एक सॉलिड बॉडी को। तीनों को अलग अलग क्यों करेंगे उसकी भी एक रीज़न है, वो हम तीसरे लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। और आज शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और अगर लेक्चर आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं थिन रॉड। ये हमारे पास एक थिन रॉड है। थिन रॉड का मतलब क्या होता है कि इसकी लेंथ तो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये इतना थिन है कि इसकी जो मोटाई है दैट इज नेग्लिजिबल।
इसकी जो लेंथ है दैट इज नेग्लिजिबल, सॉरी इसकी जो विड्थ है दैट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वी ओनली कंसिडर थिन। जब भी मैकेनिक्स में या मैथमेटिक्स में थिन का वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि इट्स विड्थ इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, ठीक है जी, इसकी विड्थ जो है नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 से कोऑर्डिनेट है, और इसकी जो लेंथ है वो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि लेंथ इसकी L के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ जो है वो L तस्वर कर लेते हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा L है तो यहाँ पे जो पॉइंट A होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L और 0 0, इसलिए कि इसकी जो विड्थ यहाँ पे शो करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ी सी मैंने दिखाई हुई है, बट एक्चुअली इसकी विड्थ जो है वो इतनी कम है, यानी इस तरह की है, इतनी कम है कि उसको हम नेग्लिजिबली नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसका मास जो है वो फर्ज करें कि वो m के बराबर है। तो अब हमने इस रॉड का मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसको सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मास बराबर है तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर उसमें से एक पीस को हम कोई एक रैंडमली उठाते हैं, जैसे ये वाला है, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। फर्ज कर लें कि इसका जो इतने से हिस्से का इसका जो विड्थ है वो dx के बराबर है, और इसका जो मास है उसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा आई एम से। आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है ith पार्ट, कोई भी एक पार्ट, वो फर्स्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, वो ith पार्ट है, तो वो 5वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, जितने में हमने इसको डिवाइड किया होगा। तो इसका छोटे से एक टुकड़ा हमने यहाँ से लिया, और इसकी जो विड्थ है वो dx फर्ज की, और इसका जो मास फर्ज किया वो डेल्टा आई एम के बराबर लिया। और इसका जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे इसको लिखे रहने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट बताना मकसद था। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट O से इस छोटे से टुकड़े का, वो हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इज xi के बराबर है। क्योंकि ये ith पार्ट है, कोई भी पार्ट है, 5वां, 6वां, 7वां, तो इसका डिस्टेंस भी हम i से डिनोट कर देते हैं xi। तो यो कुछ हमने यहाँ पे ये बनाया है, इसको थोड़े सा अल्फाज की शक्ल भी दे देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया, कंसिडर अ थिन रॉड ऑफ लेंथ l, ठीक है जी, इसकी लेंथ l है एंड मास m के बराबर। वो डिवाइड द रॉड इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट किया एज शोन इन द फिगर। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इज गिवन बाय, हम इसको लिख लेते हैं x बार से, इसको डिनोट कर देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, सिग्मा, हमें मालूम है इसका फार्मूला सेंटर ऑफ मास का, सिग्मा एम आई एक्स आई होता है। तो यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा ये वाला डेल्टा आई एम इंटू एक्स आई, इसका डिस्टेंस, और i इज फ्रॉम 1 to n, और डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये फार्मूला ये होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, एम आई एक्स आई ओवर सिग्मा एम आई। तो यहाँ पे चूंकि m की जगह पे हम डेल्टा आई एम, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने वो डेल्टा आई एम लिख दिया, और उसका डिस्टेंस वही एक्स आई उसी तरह रहने दिया, और इधर डिवाइड कर देंगे
एम आई की जगह पे यही आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा आई एम, एंड आई इज फ्रॉम 1 to n। अब ज़रा गौर करिएगा थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे इस रॉड को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दूँ इस तरीके से, तो जब से मैंने इसको, जैसे चलो इसी को देख लें, इसको ये वाला इतना हिस्सा है, ये वाला इतना एक टुकड़ा है, इसको जैसे ही मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया तो नंबर ऑफ पीसीस तो बढ़ गए, एक से दो हो गए, लेकिन जो इनका मास था अब वो इसका और इसका पहले से कम हो गया। हर इंडिविजुअल पीस का जो साइज है, जाहिर है वो छोटा हो गया टुकड़ा, तो उसका मास भी उतना ही कम हो जाएगा। फिर मैंने इसको किया ये, तो जैसे जैसे मैंने इसके नंबर ऑफ पीसेस बढ़ाए, इनका मास साइज कम होता चला गया। अगर मैं इसको मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब मजीद इसके नंबर ऑफ पीसेस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मास साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने फ़र्ज़ किया इसको मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया, तो मास साइज और बढ़ गया, नंबर ऑफ पीसेस और बढ़ गए। मैंने इसको मजीद छोटा किया, मजीद छोटा किया, तो क्या होता जा रहा है कि जो इसका मास साइज है वो कम होते हुए कम होता चला जा रहा है, ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, और जो उसके नंबर ऑफ पीसेस हैं एन, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि लिमिट, अगर हम नंबर ऑफ पीसेस को बढ़ाएं और बढ़ाते चले जाएं इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे पास डेल्टा आई एम, इसका साइज, हर टुकड़े का, हर पीस का इंडिविजुअल साइज, मास साइज, वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे अब ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन बन गई है कैलकुलस की। उसको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका डायरेक्ट हम रिज़ल्ट डिफाइन कर देंगे। ये एक कैलकुलस की डेफिनेशन है कि अगर ये वाली सिचुएशन बन जाए कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, या नंबर ऑफ पीसेस जो हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड दे आर टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, एंड मास साइज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस कि ये, इसको सबको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स आई जो है वो एक्स के बराबर आ गया, डेल्टा आई एम, अब ये डेल्टा आई एम, इसका भी डेल्टा आई एम, इसका भी डेल्टा आई एम, ये इन सब को हमने इकट्ठा कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इकट्ठा कर देना, सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये इसको हम शो कर देते हैं एक्स डी एम से, और इसकी जो लिमिट क्या है ये देख लें कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और उसकी लेंथ एल है, तो ज़ीरो से एल तक इसकी लिमिट आ गई, ज़ीरो टू एल, और डिवाइड कर देंगे इसको भी, अब ये भी बन जाएगा डी एम, और ये भी हो जाएगा ज़ीरो टू एल। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी। ठीक है जी, ये जो फार्मूला है ये सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए है, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगी। ये हम इसमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। उसके लिए जो पहले वाला फार्मूला है सिग्मा, ये वाला फार्मूला सिग्मा एम आई ओवर एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई, ये वाला फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मास की डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है और ये डिस्क्रीट कंटिन्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, जहाँ पे मास की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है जी, तो इसको अब हमने यहाँ पे मिटा दिया। तो ये अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब जब ये इंटीग्रेशन आ गई तो एक्स डी एम इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स के साथ अगर ये वाला एक्सप्रेशन हो एक्स डी एक्स, इसको करना एक सेंस बनती है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्स है, ये मास है, ये लेंथ है, ये मास है, इनके आपस में कोई मैचअप नहीं है, तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बगैर इंटीग्रेशन के तो इसका हम सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो देखें, इसके लिए तरीकाकार है, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब डीएम जो है मास पर यूनिट लेंथ, इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि हर यूनिट लेंथ में इसका जो मास है वो m है। तो जब इस पूरे रॉड के अंदर जब इसका मास, इसकी लेंथ l है तो इसका मास m है, तो अगर इसकी लेंथ कम होकर dx हो जाए तो इसका मास कम होकर डेल्टा आई एम या dm के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ में? अगर ये पूरे लेंथ की, पूरे रॉड की लेंथ l हो तो इसका मास m होगा, लेकिन अगर इसका साइज छोटा करके हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और वो dm के बराबर हो तो सॉरी, इसकी लेंथ ये dx के बराबर हो एक छोटे टुकड़े की, तो वही वाली प्रोपोर्शन यहां पर इस्तेमाल होगी, इसका मास साइज dm होगा। तो इससे ये हमने साबित किया कि अगर मास पर यूनिट लेंथ सेम हो तो दैट विल डेफिनेटली बी आल्सो इक्वल टू dm ओवर dx। इनके दरमियान में ये बराबर होगा। ये इसको इस तरह लिख भी लेते हैं हम कि सिंस मास per unit length is the same in the rod, therefore m over L, mass per unit length, is equal to dm over dx। ठीक है जी। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा dx किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी dm किसके बराबर आ जाएगा, dm आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये जगह m ओवर l इंटू dx। मास पर यूनिट लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ ही डिस्कस कर रहे हैं, वेट तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि इसकी नेग्लिजिबल है, तो इसमें वाई एक्सेस के साथ कोई इसका एलिमेंट कोई खास वो नहीं है, विड्थ है ही नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ dm इज इक्वल टू m ओवर l इंटू dx। तो इसको अगर हम कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू x और dm की जगह हम लिख लेंगे m ओवर l इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l, और यही आ जाएगा नीचे dm, और dm की जगह आ जाएगा m ओवर l इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया है। इस m ओवर l, दिस इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया, बाकी रह गया हमारे पास 0 टू l x dx, और डिवाइड कर दिया नीचे से भी, डिनोमिनेटर से m ओवर l कॉमन निकल गया, बाकी रह गया 0 टू l इंटू dx। अब यहां से हमारे पास ये m ओवर l और m ओवर l दोनों कैंसल आउट हो गए, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 0 टू l x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल
dx फ्रॉम 0 to L। अब यहां से हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x है और इसका डेरिवेटिव dx मौजूद है, तो इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फ्रॉम 0 to L डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे dx है, यहाँ पे एक्चुअली 1 है, तो 1 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा x फ्रॉम 0 to L। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वेयर की जगह आ जाएगा एल स्क्वेयर बाई 2 और जब 0 करेंगे तो वो -0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स की जगह एल और दूसरी जगह -0, तो ये हमारे पास आ गया एल स्क्वेयर बाई 2 और डिवाइडेड बाय एल है, तो ये इस तरह बन गया 2L। यहाँ से L से एक L सिंगल कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रहेगा L बाई 2। सो देयरफॉर हमारे पास जो थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास है दैट इज L बाई 2, विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थिन रॉड। तो यही हमने आज के क्वेश्चन लेक्चर में पढ़ना था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे कि अगर हमें एक स्क्वायर लेमिना, एक थिन लेमिना दिया हुआ हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है और समझ अच्छी तरह आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जब लेमिना को डिस्कस करेंगे तो साथ में ये भी बताएंगे कि इस लेक्चर ये लेमिना में और थिन रॉड में एक्चुअल में फ़र्क क्या है। ये मुख्तलिफ बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का मुख्तलिफ तरीका है। तो इंशाल्लाह हम इसको तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।